वेलकम टू मिशन विद कॉन्सेप्ट। एडुटेरिया बिहार एसएससी सचिवालय सहायक वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? यह है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कोटोपैक्सी इक्वाडोर देश में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई 5,897 मीटर है। ओजोस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना तथा चिली देशों की सीमा में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। मोनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई के 5 ज्वालामुखी में से एक है। इनमें से कौन सा द्वीप समूह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? यह जापान है। उपयुक्त विकल्प के अनुसार जापान देश सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। जापान की वर्तमान जनसंख्या 12 करोड़ 59 लाख है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु के मध्य पूर्व में स्थित है। पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह है, जिसकी जनसंख्या 25 करोड़ है। स्थलमंडल को निम्न में से कौन सा वर्णित करता है? भूपटल ऊपरी मेंटल। इसमें भूपटल और भूप्रावार मेंटल की सबसे ऊपरी परत शामिल है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपट्टी क्रस्ट कहते हैं। यह अंदर 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। भूपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोहो अशांतता से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर गहराई में पाया जाता है। भूपट्टी या मेंटल का ऊपरी भाग मिलाकर स्थलमंडल कहलाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपट्टी एक ठोस परत है। मध्यवर्ती मेंटल अत्यधिक गाढ़ी परत है और बाह्य कोर तरल तथा आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। सोलास वन किस प्रकार के वनों को कहता है? सोलास यह कहता है नीलगिरी एवं पालनी पर्वत पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंध वन को। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंध वनों को सोलास या सोलास के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। संपूर्ण भारत का 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। निम्न में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब से सम्मानित किया गया है? यह सीनी सेट्टी को किया गया है। सीनी सेट्टी। फेमिना मिस इंडिया 2022 कार्यक्रम के आयोजन मुंबई में किया गया है। इसमें कर्नाटक की सीनी सेट्टी को खिताब से सम्मानित किया गया है। सरगम कौशल मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23। हरनाथ सिंधु 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन है? यह उत्तर प्रदेश है। भारत का उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक 8 है। अन्य राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है। भारत में हरित क्रांति लाने वाले का श्रेय किसे दिया जाता है? हरित क्रांति इसका श्रेय MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है, जबकि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1767 से 68 में हुई। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 में की गई थी। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त वहाँ कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित है। यह सोन नदी के किनारे डेहरी रोहतास में स्थित है। वर्ष 2026 में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। यह कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको संयुक्त रूप से तीनों द्वारा की जाएगी। वर्ष 2026 में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह या पतन है? यह है विशाखापट्टनम। कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर एवं तूतीकोरिन पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह है। मुंबई, कांडला, न्यू मंगोल एवं कोची पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। वाणिज्यिक स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के निम्न में से किस राज्य समूह में होता है? यह केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में होता है। वाणिज्य स्तर पर रबर का उत्पादन करने वाले भारत के 3 प्रमुख राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। इन तीनों राज्यों में सर्वाधिक रबर केरल राज्य में होता है, उसके बाद तमिलनाडु में होता है। निम्न में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है? त्रिपुरा सीमा साझा करता है।
इसका आंसर होगा असम। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। यह उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा है। अपने पूर्व की ओर से यह राज्य मिजोरम असम से घिरा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल कहा जाता है। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है। भगवान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यह ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के बिहार राज्य के वैशाली जनपद के कुंड ग्राम में हुआ था। उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनके अनुसार यह 5 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से किया जा सकता है। गैर चोट अहिंसा, सच बोलना सत्य, गैर चोरी अस्तेय, गैर अभिचारी ब्रह्मचर्य और गैर अभिपत्य अपरिग्रह। 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? महमूद गजनी ने की थी। महमूद गजनी 791 से 230 अफगानिस्तान में गजनी वंश का पहला सुल्तान था। आक्रमणों का यह सिलसिला 1001 ईस्वी में आरंभ हुआ। 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट महमूद गजनी ने किया। भारत की धन संपत्ति से आकर्षित हुए गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। शेरशाह सूरी द्वारा किया जाने वाला चांदी का सिक्का कहलाता था, यह रुपया कहलाता था। शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्के के स्थान पर सोने, चांदी और तांबे के सिक्का का प्रचलन किया। उसने सूद है चांदी का रुपया 178 एन एवं तांबे का दाम 380 एन चलाया। रुपया और दाम की विनिमय दर 1:64 थी। किस पुर्तगाल गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने समुद्री नीति, नीले पानी की नीति को अधिक महत्व दिया। उसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयत्न किया। निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अपने पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया तथा पश्चिमी शिक्षा पर बल दिया। उनके नवीन विचार के कारण ही उन्हें 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु तथा युग दूत कहा जाता है। निम्न में से राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना था? मदन मोहन मालवीय का नाम महामना था। मदन मोहन मालवीय का उपनाम महामना था। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेज़ंट की सहायता से किया था। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? यह दिया था वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह की सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। गीता रस नामक ग्रंथ किसने लिखा गया? यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रस नामक ग्रंथ लोकमान्य की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में किया था। मांडले जेल में किया था, याद रखना है। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। इसे भारतीय अशांति के पिता भी कहा जाता था। उन्होंने 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा के माध्यम से लोगों की राजनीतिक चेतना को जगाने का काम किया। किसने कहा था जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था, जो उन्होंने लुईस फिशर को दिए गए साक्षात्कार में कहा था। यार किस मांग के सिद्धांत का अपवाद है? निम्न में से मांग के सिद्धांत का अपवाद है मूल या आवश्यक संपत्ति। प्रत्येक स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता। इस परिस्थितियों को मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। इस परिस्थितियों में यदि वस्तु की कीमत बढ़नी है तो भी उसकी मांग कम नहीं होगी। ऐसी वस्तुएं निम्न है: प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं, मादक वस्तुएं आदि। निम्न में किस देश को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? यह भारत को चुना गया है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। इस श्रेणी में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात है। लंदन में आयोजित IMO के 126वें सत्र की 32वीं सभा के समापन के अवसर पर यह घोषणा की गई।
गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यह किया जाता है आय की असमानता को मापने के लिए। गिनी गुणांक का प्रयोग आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। गिनी गुणांक को वर्ष 1912 में कोरेडो गिनी ने विकसित किया था। गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा एवं न्यूनतम मूल्य 0 के बराबर होगा। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। 2 अक्टूबर 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को यह शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों एवं अधोसंरचना को साफ सुथरा करना, कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2021 स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की शुरुआत की। बजट 2022-23 में इस अभियान हेतु 2300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। निम्न में उत्पादन की क्रियाशील साधन कौन है? यह श्रम है। श्रम क्रियाशील साधन, क्योंकि इसमें उत्पादन के असर पर प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई है एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। इसकी सूक्ष्म दूरियों को मापन एंगस्ट्रॉम द्वारा इकाई द्वारा किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर है। तरंगदैर्घ्य तरंग के समान कला वाले 2 क्रमांकित बिंदु की दूरी है। ये बिंदु तरंग शीर्ष हो सकते हैं, तरंगदैर्घ्य या शून्य पादप बिंदु हो सकते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है, जैसे मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, एम्पियर, मोल, केल्विन, कैंडेला। किस आदर्श द्रव का सांद्रता कितनी होती है? किसी आदर्श द्रव की सांद्रता कितनी होती है? 0 होती है सांद्रता। आदर्श द्रव की सांद्रता 0 होती है। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल का विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है सांद्रता कहलाता है। किसी तरल की सांद्रता को सांद्रता गुणांक द्वारा मापा जाता है, जिसका ऐसे मात्रक डेकाप्लाइज या पॉइंजली कहलाता है। इसे पास्कल सेकेंड भी कहते हैं। सांद्रता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। द्रव में सांद्रता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के कारण होती है। जब द्रव के विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो द्रव के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। संसंजक बल इसका विरोध करता है। एक उड़ते हुए जहाज में इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति एवं गति ऊर्जा दोनों होती है। उड़ते हुए जहाज में पृथ्वी के तल से ऊपर उसकी ऊंचाई के कारण स्थिति ऊर्जा होती है और उसकी वेगीय गति के कारण गति ऊर्जा भी होती है। वर्ष 22 में चोंगम की बैठक किस देश में आयोजित किया गया था? किसका? चोंगम यह रवांडा में आयोजित किया गया था। 20 से 25 2022 तक रवांडा में 2022 राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक चोंगम की मेजबानी की। 2018 में लंदन चोंगम के बाद राष्ट्रमंडल नेताओं की यह पहली व्यक्तिगत बैठक थी। कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नेंस मीटिंग आमतौर पर 2 साल में होती है। वर्ष 2024 में चोंगम की बैठक सामोआ में आयोजित की जाएगी। 2024 में चोंगम की बैठक सामोआ में आयोजित की जाएगी। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। यह सही होगा। प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम पर आधारित होते हैं। आपतन किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परमाणु के उप परमाणु कण हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु में उप परमाणु का कण के रूप में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में स्थित होते नाभिक में पाए जाते हैं वाले मूल कण हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहकर इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन उदासीन, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीनर ने की थी। प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने रखा था। ब्रिटिश भौतिक के वैज्ञानिक सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। निम्न में से किसने स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? यह आती है कार्बन के द्वारा। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में कार्बन के मिश्रण में कठोरता आती है। लोहे से जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। स्टील के लगभग 98.9% आयरन तथा 0.1 से 1.5% कार्बन होता है। किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली का कम प्रभावित या नहीं के प्रभावित होती है? इन्फ्लुएंजा में नहीं होता है। एड्स से हाइड्रोफोबिया, पोलियो आदि प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित रोग है, जबकि इन्फ्लुएंजा एक श्वसन तंत्र प्रभावित रोग है। वर्षा के पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? प्राकृतिक में पानी का सबसे शुद्ध रूप वर्षा का जल है। वर्षा का जल प्राकृतिक में सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि प्राकृतिक स्रोतों, नदी, समुद्र आदि का जल वाष्पीकरण से प्राप्त जलवाष्प के संघनन के परिणामस्वरूप वर्षा के रूप में परिवर्तन में आते हैं। किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान विमीय सूत्र नहीं है। बल एवं दाब, बल तथा दाब का विमा समान नहीं है।
निम्न में कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? विद्युत का अच्छा चालक, इनमें विद्युत का अच्छा चालक ब्रोमीन नहीं है। ब्रोमीन एक तरल हाइड्रोजन तत्व है, यह भूरे रंग का तरल पदार्थ है जो शीतलता से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ब्रोमीन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, जबकि ग्रेफाइट, तांबा, चांदी विद्युत का अच्छा चालक है। डाउन सिंड्रोम है, यह अनुवांशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम अनुवांशिक रोग विकार है जो क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है, इसलिए इस विकार को ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इस रोग के कारण शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत धीमापन और अक्षमता आ जाती है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? शरीर का सबसे कठोर भाग एनामेल है। दांतों के ऊपरी भाग में एनामेल नामक पदार्थ का अनावरण होता है जो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। निम्न में कौन युग्म का मिलान सही नहीं है? विटामिन B1 बायोटिन, यह सही मिलान नहीं है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम थायमिन है। विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B12 का साइनोकोबालैमिन एवं विटामिन K का फ्लोक्यूनोन है। बायोटिन 7 का साइंटिफिक नाम है। बायोटिन B7 का साइंटिफिक नाम है। निम्न में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन्स है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। रचना में शरीर की सबसे जटिल कोशिका होती है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। कौन सी आहार नलिका है? ईसोफेगस। आहार नलिका को ईसोफेगस भी कहा जाता है, जो मुंह से जीभ के पिछले हिस्से से प्रारंभ होकर आमाशय तक जाती है। स्वर यंत्र लैरिक्स मनुष्यों एवं अन्य जीवधारी जीवों के गले में मौजूद एक श्वसन अंग है जिसके प्रयोग से जीव विभिन्न भी प्रकार की ध्वनियों बोल पाते हैं। गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यह होता है नेफ्रॉन। विक मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जन अंग है। मनुष्य में एक जोड़ी नेफ्रॉन या गुर्दे पाए जाते हैं। प्रत्येक विक में लगभग 10 लाख लंबी महीन एवं कुंडलित नलिकाएं होती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। यह विक की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। इंसुलिन की कमी से होता है, यह होता है मधुमेह। मानव शरीर के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण इंसुलिन नामक हार्मोन द्वारा होता है। इंसुलिन मानव शरीर में अग्नाशय नामक ग्रंथि की बी कोशिकाओं से स्थापित होता है। इस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? और यह रेडॉन नहीं पाया जाता है। रेडन एक रेडियो एक्टिविटी नोबल गैस है। इसका परमाणु क्रमांक 86 है। इस तत्व का प्रतीक Rn है। शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य या नहीं पाया जाता है। अक्रिय गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, निजेनॉन, थायरेडॉन आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के अंतर्गत है। किस देश में किसमें कुल औद्योगिक क्षेत्रफल के कम से कम 60 भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? यह भूटान में है। भूटान सरकार ने अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है। वर्तमान में भूटान का लगभग 84% भूभाग वनों से आच्छादित है। पलाऊ में 87.6 एवं जापान में 68.5% भूभाग वनों से आच्छादित है। निर्देशक आक्रमण निम्न में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? यह मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। मोहम्मद शाह। नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के समय हुआ था। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक भी था। नादिर शाह तख्त ताउस या कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। सबसे कम आबादी वाला नगर है। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है। विश्व की सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी, इसकी आबादी 840 है, जबकि टोक्यो शहर की आबादी 1.4 करोड़ है। सवाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? सवाक ईरान की गुप्तचर संस्था है, जबकि जापान की नाइचो, मिस्र की मुखबरात एवं इराक की गुप्तचर संस्था अल मुखबरात है। इजराइल की गुप्तचर संस्था मोसाद है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैड्रिड में है। मैड्रिड। विश्व पर्यटन संगठन की संस्थापना 1925 में हुई थी। इसका मुख्यालय मैड्रिड में स्थित है। विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में सदस्य देशों की संस्था है। कितने देशों की संस्था है? यह 54 देशों की संस्था है। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्यों की संख्या 54 है। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। शेरशाही मस्जिद कहाँ स्थित है?
यह पटना में स्थित है। शेरशाही मस्जिद बिहार के पटना में स्थित है। इसको परवेज शाह ने बनवाया था। यह मस्जिद वास्तुकला की अफगान शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं था? याद रखना, नहीं था। संविधान सभा के गठन की मांग, संविधान सभा के गठन की मांग नहीं था। और आगे स्वराज की मांग था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग था, बहिष्कार की मांग था। अतः आंसर डी सही होगा। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ यह झारखंड का लोक नृत्य है। झारखंड छऊ एक लोक नृत्य है जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड राज्य से प्रचलित है। इसके 3 प्रकार है, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ एवं पुरुलिया छऊ। छऊ नृत्य मनोभाव की स्थिति अथवा अवस्था का प्रकटीकरण है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की गई थी। गांधी जी द्वारा 6 फरवरी 1921 को बिहार के सदर आश्रम में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। मजहरूल हक को इसका कुलाधिपति तथा ब्रज किशोर प्रसाद को कुलपति और आचार्य पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ के साथ ही बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का भी औपचारिक रूप से उद्घाटन किया था। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर के अलावा इसके समिति में 6 सदस्य और थे। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। संविधान में बनाए गए अधिनियमों पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 संविधान सभा की अपनी रिपोर्ट पेश की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए है। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए है। राज्य के नीति सिद्धांतों को भारतीय संविधान के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए सहायक है। संविधान निर्माता एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। आजाद दशरथ का गठन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद जयप्रकाश नारायण और उनके साथ ही कार्तिक प्रसाद ब्रज किशोर प्रसाद सिंह के द्वारा आजाद दशरथ का गठन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के विरुद्ध सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना था। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें अधिकतम 238 निर्वाचित राज्य एवं केंद्रीय पदों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य की संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य हैं। नौसेना विद्रोह निम्न में से किस जहाज से शुरू हुआ था? HMIS तलवार। HMIS तलवार के द्वारा जहाज से शुरू हुआ था। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार द्वारा बम्बई में जातीय भेदभाव और अपने वेतन एवं शासन के संबंध में किए गए अन्यायपूर्ण बर्ताव का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। कराची इस बगावत का दूसरा केंद्र था। सरदार पटेल और जिन्ना के प्रयास से बागियों ने 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों तथा विधान के प्रस्तावों के बारे में सूचित करें। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, जिसकी योग्यता भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जैसी होगी। किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय रीट जारी करता है? उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक शक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय केवल उन मामलों में रीट जारी कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, जबकि उच्च न्यायालय उन मामलों में भी रीट जारी कर सकता है जो अन्य अधिकारों के साथ साथ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। रीट के प्रकार है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध, अधिकार परीक्षा। जनप्रतिनिधि अधिनियम कब पारित किया गया?
1951 में पारित किया गया है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में पारित किया गया था। इसके द्वारा भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार मिलता है। यह अधिनियम भारत में चुनावों के संचालन के लिए प्रावधान करता है। यह भ्रष्टाचार और चुनाव से संबंधित अन्य अवैध गतिविधियों के बारे में भी बात करता है। अधिनियम चुनाव से जुड़े मामलों में विवाद निवारण का प्रावधान है। यह योग्यता के साथ साथ सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के आधार के बारे में भी बात करता है। एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक बुलाई जानी अनिवार्य है? इसका आंसर 4 हो। ग्राम सभा की अनिवार्य बैठकों की संख्या राज्य पेशा नियम, राज्य पंचायती राज अधिनियम और राज्य पंचायती राज नियम के अनुसार होगी। कई राज्यों में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम 4 बैठकों का आयोजन करना अनिवार्य है। हर 3 माह पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जानी है। ग्राम सभा की बैठक की सूचना ड्यूटी बजाकर ग्राम पंचायत कार्यालय में सूचना चिपकाकर अन्य आधुनिक प्रचार साधनों से की जा सकती है। ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी मुखिया की है। मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। याद रखना है, मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज अधिकारी को देता है। पंचायत मुखिया प्रमुख किसी भी समय अपना स्वलिखित त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी के नाम से जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र प्रमुख को देगा। प्रमुख की अनुपस्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी को संबोधित कर स्वलिखित स्वलिखित त्यागपत्र देगा। त्यागपत्र दी जाने के 7 दिनों के अंदर स्वलिखित त्यागपत्र वापस लिए जा सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को